स्टूडेंट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मैंस कुलाजी इसकी नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोगों की सीरीज चल रही थी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज ये अपना नेक्स्ट अगला लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को कंप्लीट कर लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी के बाद गुलाम वंश स्थापित हुआ। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऐबक को लाख वंश कहा जाता था। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी वंश की स्थापना क्रमशः की गई। लोधी वंश के बाद भारत में मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ। 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश था उसके तहत हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 1210, फिर 1210 से 1236 तक हम लोगों ने इल्तुतमिश को कवर कर लिया था। अब 1236 से 1240 तक हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। अब इल्तुतमिश के बारे में बहुत सी जानकारी हमने आपको कल के वीडियो में दी थी। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो पहले कल का वीडियो देखकर इल्तुतमिश के बारे में पूरी जानकारी ले लें। उसके बाद हम लोग इल्तुतमिश के बाद ये रजिया सुल्तान को देंगे, क्योंकि ये सारे जो राजा और सुल्तान शासक हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। सीढ़ी टाइप की है ना। जैसे इसके बाद ये, तो ऐसे ही अगर एक के बारे में आपको जानकारी नहीं हुई तो मिसमैच हो सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्त कहते थे और उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, है ना। और उसके बाद उसको पूरा कराया था हमारे इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, वो चौहान खेलते समय घोड़े से गिर कर हुई थी। उसके बाद गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं गुलाम था, ठीक है। और इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के तहत शमसी वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने गुलाम वंश के अंदर शमसी वंश चलाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी नामक वो वंश चलाया था। आगे चलकर जो बलबन इसके बनाएगा वो बलबनी नामक वंश चलाएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि वास्तव में इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था, तो आपका आंसर होगा शमसी वंश से संबंधित था, ठीक है। शमसी वंश से संबंधित था जो गुलाम वंश के तहत ही था। इल्तुतमिश को हम लोग 1210 से 1236 तक पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, कुतुब मीनार का काम पूरा कराया। इक्ता प्रणाली के अंदर इसने भारत में सामंतवाद को खत्म किया और टका और जीता जलाए, शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। और इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने जलालुद्दीन को दौड़ाया था, है ना। तो उसने इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को दिल्ली में पनाह नहीं दी थी, क्योंकि ये मंगोलों से डरता था। इक्ता प्रणाली इसने शुरू की थी। अब इसके बाद का जो सेशन होता है, इल्तुतमिश के बाद का जो सेशन होता है, इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और ये जो इल्तुतमिश गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी के गुलाम था। तो 1206 में खोसर का विद्रोह हुआ था। और उस विद्रोह में इसने बहुत ज्यादा मतलब पराक्रम दिखाया था और मोहम्मद गौरी को इसने जीत दिलाई थी। इसलिए मोहम्मद गौरी ने इसको 1206 में ही बंधन मुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अब्बासी से सुल्तान की उपाधि धारण की और उसने सुल्तान के पद को वंशानुगत कर दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तब उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। इसने वास्तविक में इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार क्या था? इसके शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे, इसलिए भारत के मुसलमान इससे ज्यादा अटैच नहीं होते थे। इसके समय में ही अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा था
पिर्थु विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय हुआ था। अब इल्तुतमिश वैसे नॉर्मली क्या होता था, जब इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत किया था तो वंशानुगत में इसने अपना जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको सुल्तान बनाया जाता है। ठीक है। अब इल्तुतमिश के चूंकि 50 लड़के थे, इल्तुतमिश के 50 लड़के थे, इल्तुतमिश की जब 50 लड़के और एक लड़की रजिया थी, तो जब इल्तुतमिश की तबीयत खराब हुई तो ये अपनी सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए ग्वालियर गया था। जब इसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत ज्यादा परेशानी, और उसको ये लगा कि हम शायद हम बच नहीं पाएंगे, तो उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। अपनी बेटी रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया, जबकि नियम इसी ने बनाया था, नियम इल्तुतमिश ने ही बनाया था कि जो सुल्तान का पद होगा वो वंशानुगत होगा, और वंशानुगत होगा तो जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा लड़का होगा, वही सुल्तान बनेगा। चूंकि इल्तुतमिश के 50 लड़के थे, 50 लड़के थे, उसमें सबसे बड़ा रुकनुद्दीन फिरोज था। अब एक्चुअली ये हुआ क्या था, हुआ क्यों था कि जिसके 50 लड़के हों और वो अपनी लड़की को सुल्तान बना दे? एक्चुअली इसमें कहानी इसकी ये थी कि जब ये बीमार था तो ये ग्वालियर में अपनी सेहत के लिए गया था। तो उस समय इसके 50 लड़के थे, 50 में 50 लड़के अपनी मतलब रंगीलेपन में अपने मस्त थे, है ना। को किसी ने इल्तुतमिश की सुध नहीं ली थी, ना ही उसको देखने गया, ना ही उसके पास गया, ना ही उसकी कोई खबर ली, ना ही कोई दूत भेजा। एकमात्र उसकी बेटी रजिया ऐसी थी जो उसकी सेहत की खबर लेने के लिए समय समय पर ग्वालियर जाया करती थी। जब समय समय पर ग्वालियर जाया करती थी और उसको अपनी राज के बारे में बताया करती थी, और अपनी भाइयों की करतूत के बारे में भी उसको बताती थी कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, कहां मस्ती कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राजपाट कौन जला रहा है। तो वहीं से ग्वालियर से इसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। जैसे ही रजिया सुल्तान घोषित हुई, दिल्ली सल्तनत में कोहराम मच गया। दिल्ली सल्तनत में कोहराम मच गया। रुकनुद्दीन, और देखो वो इस समय ग्वालियर में था, वहां से इसने घोषित कर दिया कि रजिया सुल्तान होगी। एक गुट दूसरा था, मैंने आपको बता दिया 40 गुट जो इल्तुतमिश ने खुद बनाया था वो तो इल्तुतमिश के फेवर में था, लेकिन 40 गुट जो 40 सरदारों, अमीर सरदारों का था, उसके जो एंटी थे, विरोधी थे, उसने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान घोषित कर दिया, शासक बना दिया। और उन्होंने रीजन ये दिया कि चूंकि इतने दिन तक राजपाट खाली नहीं रह सकता है, और इल्तुतमिश ने रजिया को सुल्तान जब बनाया उसके पहले ही हम लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। आप देखो, रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया गया, तो उसके बाद ये तो बिल्कुल मूर्ख लड़का था कि इसको शासन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। ये सिर्फ एक हम लोग ना कि ऐसे बैठा दिया जाता है कि चलो ठीक है, शासन नाम का राजा है, लेकिन इसकी आड़ में काम कौन कर रहा था? जो इल्तुतमिश ने 40 बनाया था ना, 40 सरदारों का, उसका जो एंटी दल था वो काम कर रहा था। तो रुकनुद्दीन फिरोज के आने पर 40 जो था, 40 सरदारों का जो संगठन था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, उसका कामकाज भी बंद हो गया। उसने भी अपना बिल्कुल सब बंद कर लिया। भाई रुकनुद्दीन फिरोज चूंकि उसके एंटी कहने पर काम करता था। अब दिक्कत ये हुई जब ऐसा हो गया, और राजा भी बिल्कुल 2 टके का, कुछ पता ही नहीं था, तो जनता ने वोटिंग की। याद रखना, जनता द्वारा मत दिया गया, जनमत किया गया, और उस जनमत में एक तरफा रजिया की जीत हुई। जैसे ही रजिया की जीत हुई तो रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतरना पड़ा। अच्छा एक बात और, जब रुकनुद्दीन फिरोज था तब इल्तुतमिश की बीवी थी तुर्कान बाई। इल्तुतमिश की बीवी का नाम था तुर्कान बाई। इसके 50 लड़के थे और एक लड़की थी रजिया। तो जब रुकनुद्दीन फिरोज इसका बड़ा लड़का गद्दी में बैठाया गया था जबरदस्ती, अब एक्चुअली इसको कुछ पता ही नहीं है कैसे शासन चलाया जाता है, कैसे राजा लोग होते हैं, तो इसकी जो मां थी तुर्कान बाई, तो इसके समय में
गद्दी पे तो ये बैठता था, लेकिन पूरी रंगबाजी किसकी चलती थी? तुर्कान बाई की। नियम कानून और जो भी राजपाट था वो तुर्कान बाई के ऑर्डर पे ही चलाया जा रहा था। जैसे ही जनमत हुआ तो जनमत के द्वारा चुना जाने वाला सुल्तान कौन था? वो थी हमारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। जैसे ही सबको पता चला कि रजिया सुल्तान अब राजा बनेगी और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतरना पड़ेगा, वैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज, तुर्कान बाई और जो इनका एक ग्रुप था चालीसा ग्रुप का एंटी, उसने इसका विरोध किया। लेकिन भाई जनता के सामने किसकी चलती है ना? लेकिन इनको पद से हटना पड़ा और उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। अब यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन क्या बनेगा? इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आपका आंसर होगा रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली का शासक या सुल्तान कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, रजिया सुल्तान मत करना। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज ही माना जाता है कि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज ही गद्दी पर बैठा था। याद रखना, रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पर बैठा था उस समय वास्तविक शासन सत्ता किसके हाथ में थी? उसकी जो पत्नी थी इल्तुतमिश की, तुर्कान बाई के हाथ में इसकी शासन सत्ता थी। अब इसके भी देखो होता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि इल्तुतमिश ने इसको घोषित कर दिया था और जनमत से ही रजिया सुल्तान को बनाया गया था, तब इसने रजिया ने अपना सुल्तान पद धारण किया। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट है, यह पहली महिला थी। यह पहली महिला थी, ठीक है, जो सुल्तान बनी। ठीक है। इसके बाद दूसरा, यह पहला एकमात्र सुल्तान था, यह पहली एकमात्र सुल्तान महिला थी जिसके लिए जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह द्वारा पहली बार सुल्तान मिला। ठीक है, तो जनमत संग्रह के द्वारा पहली बार सुल्तान मिला, उसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है, याद रखना, ये जो जनमत संग्रह कराया गया था दिल्ली सल्तनत में, पहली बार जनता ने जनमत संग्रह किया था। अब देखो, ग्वालियर में जब इसका इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों तक जो दिल्ली सल्तनत था, इल्तुतमिश के मरने के 30 वर्ष बाद तक जो दिल्ली सल्तनत था, वो अमीरों और सुल्तान के बीच टकराव का साल था। ठीक है यार, ये अब कैसे था वो भी अभी आपको बता रहे हैं। जो इल्तुतमिश की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो 30 वर्ष का समय था, 30 वर्ष का समय मतलब बलबन तक का समय, इसके आगे भी बलबन आएगा। 30 वर्ष के बाद तक का समय जो था, वो जो दिल्ली का सुल्तान और अमीरों, तुर्क अमीरों, क्योंकि दिल्ली को कौन चलाता था भाई? नाम तो सुल्तान का था, लेकिन चलाता कौन थे? अमीर। जैसे भारत है, भारत का को कौन कॉर्पोरेट चलाता भाई? कॉर्पोरेट, है ना, जो जितना ज्यादा बिजनेस करेगा, जो भारत को और ऊपर ले जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा, तो कॉर्पोरेट चलाना ना, एक प्राइवेट सेक्टर। वैसे ही दिल्ली सल्तनत भी तुर्क अमीरों के द्वारा चलाया जाता था, शानदारों के द्वारा चलाया जाता था। वो जो अपना व्यापार करते थे, उसका कुछ हिस्सा, कुछ टैक्स सुल्तान को देते थे, उसी से सुल्तान अपना कामकाज करता था। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, उसके 30 वर्षों तक, लगभग 30 वर्षों तक का जो समय था, वो दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत भयावह था। और उस समय क्या स्थिति क्या थी? कभी तुर्क सरदार के हाथों में सत्ता थी, वो जब चाहते थे इसको बदल देते थे, सुल्तान को बदल देते थे, जब उनका मन होता था। जैसे रुकनुद्दीन फिरोज को मन हुआ तो 1 साल 6 महीने उसको बिठा लिया। 6 महीने बिठाने के बाद जितना इलीगल काम था, उन्होंने खूब सारा इलीगल काम किया, पैसा कमा लिया। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया, उसके बाद रजिया को ले आया। जब रजिया को ले आया तो उन्होंने रजिया सुल्तान के समय में भी यही करना चाहा, लेकिन रजिया सुल्तान ने ऐसा नहीं करने दिया। अब फिर आगे रजिया सुल्तान को मरवा देंगे, फिर दूसरे शासक को बिठाएंगे, फिर जब तक बलबन नहीं आ जाएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए बोला गया कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद के 30 वर्ष
दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत भयावह रहे। कभी सरदार आते थे, कभी सुल्तान आता था। ठीक है, तो अब रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान के बारे में ये पहली महिला थी जो सुल्तान बनी और जनमत संग्रह द्वारा पहली बार इसको सुल्तान बनाया गया था। ठीक है, सुल्तान बनाया गया था। तो इसलिए इसको राजतंत्रात्मक सरकार भी कहा गया। राजतंत्रात्मक सरकार भी इसको कहा गया क्योंकि ये राजतंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान चुनी गई थी। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, जब रजिया सुल्तान बनी, तो जो हमने आपको बताया था इल्तुतमिश ने एक चालीसा बनाया था, तुर्क ए चियलगामी, 40 सरदारों का ग्रुप। 40 सरदारों का जो ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाया था, चूंकि इल्तुतमिश ने ही रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित किया था, तो इसलिए 40 सरदार जो थे तुर्कान ए चियलगामी वो इसके समर्थन में थे। ठीक है, तुर्कान ए चियलगामी इसके समर्थन में थी, लेकिन उसके जो एंटी सरदार थे कौन कौन यार, उनका नाम लिख लो आप। पहला भाई कबीर खान, ये जो मुख्य कारपोरेट व्यक्ति थे, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, कबीर खान था, एक मलिक कूची था, कबीर खान था, मलिक कूची था, और अलाउद्दीन निजामी। अलाउद्दीन निजामी ग्रुप के सरदार इसके विरोध में थे, इसके विरोध में थे। ठीक है, अब तुर्कान ए चियलगामी, तुर्कान ए चियलगामी ये 40 सरदारों का ग्रुप था, 40 सरदारों का समूह था, इसके समर्थन में था, इसके समर्थन में था। अब देखो रजिया सुल्तान के एक समर्थन में तुर्क के चियलगामी जो 40 सरदारों का समूह है जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, दूसरी तरफ कबीर खान, मलिक कूची, अलाउद्दीन निजामी ग्रुप के सरदार थे जो इसके विरोध में थे। अब देखो तुर्क जो सरदार थे, जो समय के व्यापारी थे, उनमें खुद में विरोधाभास हो गया। किसको लेकर? सुल्तान को लेकर। तो एक समूह चाहता था कि इसको मरवा दिया जाए, एक समूह चाहता था कि इसको बचा लिया जाए, इसको राजा बना दिया जाए। अब एक्चुअली होता क्या है, अब देखो एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है इसमें। कौन था? ये था तीसरा व्यक्ति है इमानुद्दीन रिहाल। तीसरे व्यक्ति का नाम है इमानुद्दीन रिहाल। जो इमानुद्दीन रिहाल था उसने क्या किया, वो इल्तुतमिश के समय में सबको मतलब मिनिस्ट्री बांटता था, ये है ना, ये मंत्री था इमानुद्दीन रिहाल एक अच्छे पद पर था, इल्तुतमिश के समय मंत्री था, वो सभी को पद बांटता था। तो देखो इमानुद्दीन रिहाल, अब इमानुद्दीन रिहाल के बारे में थोड़ी बात आपको बताते हैं। इमानुद्दीन रिहाल एक्चुअली मुसलमान नहीं था, ये मुसलमान बनाया गया था। ठीक है, इमानुद्दीन रिहाल मुसलमान बनाया गया था, लेकिन ये असल में मुसलमान नहीं था। ठीक है, तो इसके समय में क्या हुआ, रजिया इसने इल्तुतमिश के समय रजिया को क्या दिया था, रजिया को गवर्नर बनाया था। इसने इल्तुतमिश के समय रजिया को कहां गवर्नर बनाया था, रजिया को गवर्नर बनाया था, गवर्नर पद दिया। और अल्तुनिया को बठिंडा का गवर्नर बनाया, रजिया को बदायूं का गवर्नर बनाया था, रजिया को बदायूं का गवर्नर बनाया और अल्तुनिया को बठिंडा का गवर्नर बनाया। अब देखो जो दो ग्रुप थे, जो तुर्कान ए चियलगामी वाला ग्रुप था वो रजिया के साथ था, और कबीर मलिक और अलाउद्दीन का ग्रुप था, उसके पास कोई सुल्तान नहीं था। उसने सुल्तान ढूंढने की कोशिश की कि भाई इनका मेन मकसद था रजिया को हटाओ, दिल्ली बचाओ।
रजिया को हटाओ, दिल्ली बचाओ और किसी दूसरे अपने हिसाब के सुल्तान को लाओ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रजिया जब बदायूं की गवर्नर थी उस समय भटिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया। तो इन लोगों ने अल्तुनिया को पकड़ा, अल्तुनिया को इन्होंने षड्यंत्र के तहत फंसाया और दिल्ली का सुल्तान बनाने का लालच दिया। तो जैसे ही भटिंडा का गवर्नर ये अल्तुनिया को पता चला कि सरदारों का एक ग्रुप या व्यापारियों का एक ग्रुप ये चाहता है कि मैं सुल्तान बन जाऊं, तो उसके दिमाग में भी दिन में सपने देखने लगा और उसने क्या किया, अल्तुनिया ने आक्रमण कर दिया। कहां, किसके ऊपर, रजिया सुल्तान के ऊपर। ठीक है। अब देखो, जिस समय रजिया गवर्नर बदायूं की थी उस समय भटिंडा का गवर्नर था। ठीक है, भटिंडा गवर्नर था। जब ये रजिया सुल्तान बन गई, तब जब रजिया सुल्तान बनी तब ये अल्तुनिया सरहिंद का गवर्नर था, सरहिंद का गवर्नर बना। जिस समय रजिया सुल्तान बदायूं की गवर्नर थी उस समय अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, और जिस समय रजिया सुल्तान राजा बन गई, सुल्तान बन गई, उस समय ये सरहिंद का गवर्नर था। तो सरहिंद की सेना ने रजिया सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। मतलब अल्तुनिया की सेना ने रजिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अल्तुनिया की सेना ने रजिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, 1240 में रजिया और अल्तुनिया का युद्ध हुआ। रजिया और अल्तुनिया का युद्ध हुआ। 1240 में रजिया और अल्तुनिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रजिया विजयी हुई, रजिया सुल्तान विजयी हुई और अल्तुनिया को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन रजिया ने अल्तुनिया को जब युद्ध में हराया उसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, अल्तुनिया से शादी कर ली, रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अब ध्यान से देखना, जो ये कबीर खान, मलिक कूची, अलाउद्दीन का ग्रुप था, इसने अल्तुनिया को ये कहकर रजिया के सामने खड़ा किया कि मैं, रजिया को मार दो, मैं तुमको राजा बना दूंगा दिल्ली सल्तनत का। ये भी दिन में सपने देखने लगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तुरंत अपनी सेना उठाई सरहिंद की और छोटी मोटी सेना लेकर रजिया के सामने लपेट गए। रजिया ने इनको लपेट दिया, 1240 में हरा दिया। और जैसे ही हराया तब इनको दिन और रात का पता चला कि अरे ये हमने क्या कर दिया। लेकिन तुरंत बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि रजिया और अल्तुनिया की शादी हो गई। अब देखो, जैसे ही इन लोगों को पता चला, कबीर खान ग्रुप को, कि अल्तुनिया युद्ध में हार चुका है और अल्तुनिया ने फाइनली रजिया से शादी कर ली है। ठीक है, अल्तुनिया युद्ध में हार चुका है और अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली है, वैसे ही इन्होंने क्या किया, एक दूसरी चाल चल दी। दूसरी चाल क्या चल दी, एक शासक था बहराम शाह, बहराम शाह, एक शासक था बहराम शाह। बहराम शाह को रजिया को मारने के लिए भेजा। इन लोगों ने क्या किया, रजिया को मारने के लिए भेजा। ठीक है, तो कैथल नामक स्थान पर, कैथल नामक स्थान पर इसने रजिया को मार दिया। रजिया को मार दिया। अब ये कहा गया कि रजिया की कैथल में मृत्यु हो गई और रजिया को डाकुओं ने मार डाला। ठीक है, एक्चुअली वो डाकू बहराम शाह ही था। बहराम शाह ने रजिया को मारा और 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई। 1240 में क्या हुआ, रजिया की मृत्यु हुई। 1240 में ही रजिया की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि रजिया की मृत्यु का कारण यह था कि वह एक महिला थी।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। अगर उसकी रजिया के इतिहास को आप पढ़ोगे तो वो कभी भी किसी पुरुष से कम नहीं थी। रजिया के इतिहास को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसके इतिहास में कभी भी ऐसा शब्द नहीं आया है जो उसको पुरुषों से पीछे करे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, एक तो उसके जो 50 भाई थे, है ना, रजिया सुल्तान ने जो गद्दी हासिल की थी वो अपने भाई को नीचे उतारकर हासिल की थी, है ना। कुछ भी हो, जो भी परिस्थितियां हुई हो, वो इल्तुतमिश ने इसको सुल्तान बना दिया और उसके बाद भाई इल्तुतमिश को तो स्वर्ग चले गए या जहां भी गए हो। तो उसके बाद के जो सर्कमस्टेंसेस हुए वो आपके सामने सारे हैं। ठीक है, एक ग्रुप था जो इल्तुतमिश ने बना के रखा था, तुर्कान चिहलगामी, 40 सरदारों का। तो वो 40 सरदार ही इल्तुतमिश के सपोर्ट में थे। बाकी सारा तुर्क अमीर इल्तुतमिश के विरोध में था, क्योंकि वो अपना इलीगल व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इनको दिक्कत क्यों हुई? इस एंटी ग्रुप को दिक्कत क्यों हुई? इस ग्रुप को दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि ये अरब, यूरोप से जो भी 2 नंबर के व्यापार करते थे, एक तो ये सबसे ज्यादा ये मादक पदार्थ मंगाते थे, चरस स्मैक वगैरह मंगाते थे। दूसरा, उस समय ये लड़कियों की सप्लाई भी विदेश में करते थे, है ना। ये जो 2 नंबर का काम उस समय था, 2 नंबर काम क्या था आपको बता रहे हैं। भारत से ये लड़कियों की सप्लाई करते थे विदेश, और वहां से मादक पदार्थ मंगाते थे, है ना। और जो भी ये व्यापार करते थे उसका आधा ही व्यापार मतलब सुल्तान को दिखाते थे और आधा ही अपना काला बाजारी कर लेते थे। तो भाई अगर सुल्तान तुम्हारे मन का है तो ये सारी चीजें आप कर लोगे। अगर सुल्तान तुम्हारे मन का नहीं है, सुल्तान थोड़ा सख्त है, तो क्या आप ये कार्य कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ही इन लोगों ने क्या किया, ये वाली जो गद्दी थी और ये हमारे हिसाब की हो। इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के 30 वर्षों बाद तक का जो समय था वो यही समय था। एक बार सुल्तान बैठेगा तो एक बार फिर इनको ये हटा देंगे। मतलब सुल्तान और सरदारों के बीच में झगड़ा चलता ही रहा था। अच्छा, अब ये कब होगा जब ये झगड़ा खत्म होगा? मैं अभी आगे रजिया के आगे महमूद शाह आएगा। महमूद शाह के आगे बलबन जिस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, बलबन, उस समय ये सारे सर्कमस्टेंसेस खत्म हो जाएंगे। वो सबको एक तरफ उठा के रख देगा। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड था, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक खत्म हुआ। अगर हम आपसे ये पूछें कि एक सीरीज बता दो गुलाम वंश की, तो आप गुलाम वंश के बारे में आपको बताना है कि गुलाम वंश की जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला वंश था। दिल्ली सल्तनत के अंदर स्थापित होने वाला पहला वंश था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, है ना। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया बैठी। रजिया के बारे में एक तो फैक्ट आप लोग याद और रख लेना भाई, ये रजिया सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण भी हुआ था। मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये तुवार और कुलाह, ये तुवार को हम लोग कोट बोलते थे और कुलाह को हम लोग टोपी बोलते थे। पहलकर गद्दी पर बैठती थी, गद्दी पर बैठती थी। ठीक है, कुवार और कुलाह पहनकर गद्दी पर बैठती थी। ठीक है, इसकी असफलता का कारण तुर्की मुसलमान थे। ठीक है, तुर्की मुसलमान थे। इसने शादी किससे की थी? अल्तुनिया से शादी की, और 1240 में, याद रखना, बहराम शाह द्वारा कैथल में मारी गई। बहराम शाह द्वारा
कैथल में मारी गई, पहली शासिका थी। ठीक है, ये कोट और टोपी पहनकर गद्दी पर बैठती थी। इसकी असफलता का कारण तुर्की मुसलमान थे। अल-दुनिया से इसने शादी की थी। 1240 में बहराम शाह ने इसको मारा था। जब इल्तुतमिश था उस समय एक व्यक्ति था एतगीन ने इसे बदायूं का व अल-दुनिया को भटिंडा का गवर्नर बना था। याद रखना, इल्तुतमिश के समय एतगीन नामक एक व्यक्ति ने इसको बदायूं का और अल-दुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया था। लेकिन जब रजिया सुल्तान शासक बन गई थी उस समय अल-दुनिया सरहिंद का गवर्नर था और कबीर खां अलाउद्दीन खां के कहने पर ही इसने रजिया से युद्ध किया था। और उसके बाद जब शादी कर ली तो रजिया को सारी बातें इसने बता रही थी। इसीलिए आनन फानन में बहराम शाह को तैयार करके रजिया की हत्या करवाई गई। ठीक है, रजिया के बाद देखो रजिया सुल्तान भी चली गई, रजिया सुल्तान भी मारी गई। इसके बाद एक शासक आता है महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह का टाइम पीरियड था 1242। महमूद शाह का जो टाइम पीरियड था वो था इसके बाद बैठा था महमूद शाह, तो 42 से 65 तक था। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। रजिया के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा था। भाई ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे हो जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, 42 से ये 46 तक रहा था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, 1242 से 1246 तक रहा था। ठीक है, रजिया के बाद सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन मसूद शाह। रजिया के पहले कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। उसके पहले इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अब अलाउद्दीन मसूद शाह क्या कर रहा था भाई? अलाउद्दीन मसूद शाह ने कुछ नहीं किया था। इसके समय में सभी शक्तियां तुर्क एक चिहलगामी के पास थी। सभी शक्तियां तुर्क एक चिहलगामी के पास थी। काम करा जरा, देखो फिर से वही झगड़ा शुरू। देखो जब रजिया सुल्तान मारी गई, रजिया सुल्तान को 1240 में कैथल में बहराम शाह के द्वारा काट दिया गया था। और उस बहराम शाह में उसकी चाल किसकी थी? उसमें जो तुर्क के चिहलगामी का एंटी था अलाउद्दीन काजी, जानी, मलिक कूची टाइप के जो लोग थे, जो एंटी चालीसा थे, उन्होंने बहराम शाह को भेजकर रजिया की मृत्यु कराई। जब रजिया सुल्तान मारी गई तो तुरंत बाद तुर्क के चिहलगामी ने उठाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को बैठा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के 30 वर्षों तक यही काम चलता रहेगा। सरदारों ने राजा को मरवाया, राजा ने सरदारों के खिलाफ काम किया, ये इनकी लड़ाई चलती रहेगी। तो ठीक है, 1242 से 1240 तक सभी शक्तियां तुर्क के चिहलगामी के पास रही। इसके बाद आता है मसूद शाह। 1246 से 1265। मसूद शाह 1246 से 1265। अब देखना, यहां से गाड़ी थोड़ा गेर बदलेगी। कैसे? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय सभी शक्तियां किसके पास थी? तुर्क के चिहलगामी के पास। मसूद शाह के समय सभी शक्तियां बलबन के पास थी। भाई एक नया व्यक्ति आ गया तुम्हारे इस लड़ाई में, बलबन। सभी शक्तियां बलबन के पास थी। कब?
महमूद शाह के समय सभी शक्तियां बलबन के पास थी। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय सभी शक्तियां किसके पास थी? तो वो थी आपके तुर्क चिलगामी, जिसको कि किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, अब देखो मसूद शाह क्या था? मसूद शाह या कुछ नहीं था, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, ठीक है, मसूद शाह धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने जो खाली समय में कुरान की नकल करता था, जो खाली समय में कुरान की नकल करता था। ठीक है, कुरान की नकल करता था। ठीक, अब देखो जो महमूद शाह था, महमूद शाह तो शासन सत्ता में था नहीं, ये सिर्फ नाम का राजा था। एक्चुअली राजा इस समय कौन था? बलबन। राजा बना नहीं था, लेकिन सभी कामकाज यही देख रहा था, मतलब भविष्य तय हो चुका था। दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान तय हो चुका था। तय क्यों हो चुका था? क्योंकि देखो हम आपको इसलिए बता रहे हैं, इसमें जो तुर्क चिलगामी थी, तुर्क चिलगामी ने अलाउद्दीन मसूद शाह के समय खूब रंगबाजी की। ठीक है, बलबन जो था वो तुर्क चिलगामी का विरोधी था, आगे आकर बलबन इसको खत्म कर देगा। ठीक है, बलबन तुर्क चिलगामी का विरोधी था, और इसके जो एंटी थे कबीर खां और मलिक कूची, कबीर खां और मलिक कूची। भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो तुर्क चिलगामी और बलबन में पटती नहीं थी, तो बलबन और मलिक कूची और कबीर खां ये एक यूनियन इनका बन चुका था, एक यूनियन। अब देखो लेकिन बलबन का अपना दिमाग था, क्योंकि ये सुल्तान बनने वाला था। ठीक है, इसीलिए बलबन के समय में जो ये ट्विस्ट था ना सरदार और सुल्तान वाला, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने दिमाग से काम लेगा। ठीक है, दिमाग से काम लेगा। इसका इनसे विरोध ये था कि आप तुर्क चिलगामी हो, आपको इल्तुतमिश ने बनाया है, तो आप व्यापार करिए ना। आपको मतलब बलबन का कहना था कि यू आर ए बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस करिए, जो भी शासन की या दिल्ली सल्तनत की नियम में जो भी टैक्स वगैरह है आप उसको अदा कीजिए, और कोई लीगल काम न करिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ऐसा करता कौन है यार? कौन ऐसा करता है जो 2 नंबर का काम ना करे, चाहे आज हो या उस समय हो? आज तो फिर भी कम है, उस समय तो आदमी मरवा देता था, राजा को मरवा देता था, समझो आप। ठीक है, तो बलबन का कहना यह था कि जो भी शासन की नियमावली है, जो भी हमारे राजपाट का जो नियम कानून है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, और चूंकि भाई ये आप कब कहोगे? जब आपके अंदर खुद में इतनी शक्ति होगी, खुद के पास इतनी यूनिटी होगी। क्योंकि आप किससे भिड़ रहे हो? ऐसे आदमियों से भिड़ रहे हो जिसने 5 सुल्तान को खटैक करा दिया है, 5 सुल्तान को इन्होंने साफ करा दिया है, आप उस आदमी से भिड़ रहे हो। ठीक है, तो अगर भिड़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होगा, तभी तो भिड़ोगे। तो बलबन महमूद शाह के समय इसने पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। ट्रेनिंग मतलब कैसे राजपाट चला, कैसे क्या किया था। और महमूद शाह तो एक धार्मिक प्रति का व्यक्ति था। जब भी अब इसके पास खाली टाइम रहता था, भाई जब पूरा काम बलबन कर रहा है तो इनका क्या काम? फिर इनका काम सिर्फ साइन करना होता था। तब ये क्या करते हैं? खाली टाइम में कुरान की नकल किया करते थे बैठ के। इनके पास यही काम था कि कुरान की नकल करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है उलूग। इसने बलबन को, महमूद शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। उलूग खां की उपाधि दी। महमूद शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। इसके बाद 1265 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। 1265 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, महमूद शाह की मृत्यु हो गई। महमूद शाह की मृत्यु हो गई और बलबन राजा बना। बलबन अगला सुल्तान बना।
ठीक है, एक बात इसमें याद रखना भाई, एक था मुआइनुद्दीन रिहाल, एक व्यक्ति इसके समय में था, महमूद शाह के समय में था मुआइनुद्दीन रिहाल। मुआइनुद्दीन रिहाल बलबन का विरोधी था, बलबन का विरोधी था। मुआइनुद्दीन रिहाल के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि मुआइनुद्दीन रिहाल एक ऐसा व्यक्ति था जो मुसलमान नहीं था। ये मुसलमान नहीं था, ये मुसलमान बनाया गया था, मुसलमान बनाया गया था। मुआइनुद्दीन रिहाल के बारे में यह बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन, गुलाम वंश ने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन इसी ने कराया, मतलब सबसे ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया था मुआइनुद्दीन रिहाल ने। मुआइनुद्दीन रिहाल जो कि महमूद शाह के समय दिल्ली गद्दी पर, दिल्ली के में था, बलबन का विरोधी था, और ये खुद में एक मुसलमान नहीं था, मुसलमान बना था, और इसने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कराए। तो महमूद शाह के बाद नंबर आता है बलबन का। यहां से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान राज्य काबिज होगा, ठीक है। तुर्क अमीर सरदारों की यहां से छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ सुल्तान की चलेगी, ठीक है। तो महमूद शाह के बारे में आपको इतनी जानकारी हुई। आज की क्लास हम लोग यही माइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बलबन के साथ हम आपके बलबन को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, मतलब बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और